हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, जो चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, ठीक है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, भूमिका है, उसे हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसकी जो प्रश्नावली 10.1 है उसे हम सीखेंगे, करेंगे, ठीक है। तो वृत्त क्या है बच्चों? सबसे पहले चीज़ हम जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या होती है। अगर वृत्त चैप्टर है ना नाम, तो वृत्त क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहले एक एक चीज़ को समझते हैं। यहाँ लिखते हैं हम वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में कहा जाता है सर्कल। क्या कहा जाता है? सर्कल। ये सर्कल क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है। देखिए, एक आपके पास एक फिक्स बिंदु है, ठीक है। ये जो फिक्स बिंदु होता है ना, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। इसे हम क्या कहते हैं? इस फिक्स बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये बिंदु एकदम फिक्स है अपनी जगह पर। अब इस बिंदु से समान दूरी पर, सपोज करो यहाँ पर समान दूरी पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे हमने बिंदु ले लिए और इस फिक्स बिंदु से इन बिंदुओं की ये जो दूरी हम ले रहे हैं वो सब बराबर है, वो सब क्या है? समान है। अब जब आप इन बिंदुओं को मिला दोगे, इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या करोगे? मिला दोगे, तो आपकी ये जो आकृति बनी है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। वृत्त की कोई मोटाई नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये पेन रख रहा हूँ ना, तो पेन की आपको एक मोटाई दिख रही होगी, है ना। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, एक समान सतह पर ये बनता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपके पास गोला प्रकार है, गोला प्रकार में पेंसिल रख के ऐसे नप रख के ऐसे घुमा देंगे तो एक क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त, जैसे मैं इस बिंदु का नाम देता हूँ P1, P2, P3, P4, P5, ये P6, P7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सारे कई सारे बिंदु हैं, ठीक है। एक स्थिर बिंदु से बिंदुओं का वह समूह, ठीक है, वह समूह आप ऐसे बोल सकते हैं, उन असंख्य बिंदुओं का समूह होता है, ठीक है। वृत्त क्या होता है? एक स्थिर बिंदुओं से, ठीक है, एक स्थिर वृत्त क्या होता है? एक स्थिर बिंदु से असंख्य बिंदुओं का क्या होता है? समूह होता है, जो वृत्त उस स्थिर बिंदु से सब समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। अब ये जब सपोज करो ये मेरा वृत्त बन गया, ये मेरा क्या है? वृत्त। ये मेरा क्या है? केंद्र है। ये मेरा क्या है बच्चों? केंद्र है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ होती है इसे हम कहते हैं, इस आकृति को पूरा वृत्त कहते हैं। और अगर सिर्फ इसकी बात की जाए, ठीक है ना, बाहर बाहर से बाउंड्री, तो इसे कहा जाता है परिधि। इसे क्या कहा जाता है? परिधि। परिधि को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से, ठीक है। ये होती है परिधि। अब ये हमारा केंद्र है। देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है। ये सब क्या है? त्रिज्या है। तो आप नोट करके यहाँ लिख सकते हैं एक चीज, किसी वृत्त में सभी त्रिज्या समान होती है, ठीक है। एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं बन रही हैं, वो सभी जो त्रिज्या होंगी बच्चों, वो क्या होंगी? समान होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस जितने भी मैं आप त्रिज्या बनाऊं आपके सामने, वो सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगी? समान होगी। त्रिज्या का मान कभी घटता बढ़ता नहीं है। त्रिज्या क्या होगी? समझ गए। परिधि क्या होगी? समझ गए। अब आ जाओ, त्रिज्या की बात हो गई, अब आते हैं व्यास। ये मेरा केंद्र है, ठीक है। ये मेरा क्या है? केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है? व्यास को हम ना डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से, ठीक है। डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। परिधि से परिधि को मिलाए, लेकिन केंद्र से होता हुआ जाए, वह दूरी जो परिधि से परिधि को मिलाए और
इस केंद्र से होता हुआ जाए उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखो व्यास का मान किसके बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर है, आर का मतलब त्रिज्या है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आर यहाँ से आर, तो व्यास का मान हो जाएगा आर प्लस आर यानी कि 2r। तो जो d बराबर होता है 2r यानी कि हाँ, त्रिज्या आप निकाल सकते हो कैसे, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ये 2 गुणे में बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या जो होती है बच्चों वो व्यास की आधी होती है। ये चीज़ भी समझ गए, व्यास की बात होगी, त्रिज्या की बात होगी। अब हम बात करेंगे जीवा। ये जो मैंने एक रेखा खींची है ये मेरा यहाँ केंद्र है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे दूँ, ए भी दे दिया। तो ये जीवा है। ये क्या है बच्चों, जीवा। जीवा किसे कहते हैं, परिधि से परिधि को मिला रहा है लेकिन केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है। ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर नोट, सबसे बड़ी जीवा तुमसे अगर पूछ दे, सबसे बड़ी जीवा किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वो होती है उसकी, वो होता है व्यास। 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा ये होती है जो व्यास होती है। आ गई बात समझ में। अब कुछ सूत्र की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था परिधि। ठीक है, परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। नोट कर लीजिएगा क्या होता है, 2πr। आर क्या है, त्रिज्या। पाई क्या है, आप कहोगे सर ये पाई क्या होता है। देखो बच्चा, पाई की बात करते हैं। पाई एक इस तरीके से लिखा जाता है। पाई का जो सूत्र है, ठीक है, पाई होता है परिधि बट्टा व्यास का अनुपात। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जनरली जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो 2 तरीके का मान लिखा होगा पाई का मान। एक तो दिया होगा 22/7 और ये दिया होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा पाई का मान 3.14। लेकिन ये हर बार बराबर नहीं आता, लगभग ऐसा ही आता, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। कक्षा 10 में आप पढ़ोगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर सिर्फ 22/7 की बात करें तो ये परिमेय है। ठीक है, लेकिन पाई की अगर बात की जाए सिर्फ पाई की तो वो अपरिमेय है। ये मान ये जो मान होता है ना क्वेश्चन में दिया जाता है, एग्जाम जब आप दोगे ये मान दिए जाएंगे आपको। 3.4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई की बात की जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो अनुपात होता है वो बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। लेकिन पाई का परिभाषा क्या है, परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको त्रिज्या बताया, व्यास बताया, जीवा बताया। अच्छा, चाप नहीं बताया, अभी तक मैंने आपको चाप नहीं बताया। चलिए चाप भी बताता हूँ। चाप तो आप जानते ही हैं, ये केंद्र है ना, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक ले लिया, ये दूरी, ये मेरी चाप हो गई। ऐसे खींचते हैं ना वाला प्रकार से, ये चाप हो गया। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ये मेरा ए बी चाप है। ठीक है, चाप भी ये क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप, ये हुआ चाप। ठीक है, चाप भी केंद्र पर एक कोण बनाता है। ठीक है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाप के बारे में भी पढ़, अब थोड़ा वृत्तखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मेरा त्रिज्या हुआ, ये मेरा केंद्र हुआ। देखो यहाँ से मैंने काटा। अब त्रिज्यखंड वृत्तखंड कक्षा 10 में आप पढ़ोगे। ठीक है, त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में डिटेल में। तो ये देखो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, ये ए बी लिख दो। ये क्या है बेटा, ये है आपका जीवा। ठीक है, ये क्या है आपका जीवा। जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है।
और कक्षा 10 में जब पढ़ोगे त्रिज्या के द्वारा जो खंड काटा जाता है ना तो उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। देखो ये जो हिस्सा है जीवा के द्वारा काटा गया, ये छोटा हिस्सा है, ये क्या है, छोटा हिस्सा है। तो इस छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, लघु वृत्त का खंड। और ये जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ऊपर ऊपर, ये बड़ा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, है कि नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है संकेंद्रीय। देखो एक वृत्त मेरा यह है, ठीक है, उसका केंद्र ये O है, और एक वृत्त ये है मेरा, ठीक है, या फिर और वृत्त भी बना सकता हूँ मैं। देखो इस वृत्त का केंद्र भी O है, इस वृत्त का केंद्र भी O है, और इस वृत्त का केंद्र भी O है। दो या दो से अगर ज़्यादा वृत्त है, उन सब का अगर एक ही केंद्र हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। आई बात समझ में। दो या दो से ज़्यादा वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। मैंने आई थिंक जितना भी था ना आपके किताब में, जो भी चीज़ थे उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। अच्छा वृत्तखंड बताया तो त्रिज्यखंड भी बता ही देता हूँ, है ना। आपके कॉपी में त्रिज्यखंड भी है, वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड भी बता देता हूँ। छोटा सा फिगर बनाता हूँ, ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, इसे मैं लाल लाल कर दे रहा हूँ, तो इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये छोटा हिस्सा क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है बच्चों। और ये सफ़ेद वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। सिंपल, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई है चित्र की सहायता से। मेरा मेन मकसद होता है चीज़ों को समझाना, रटवाना नहीं। अब आते हैं इसकी प्रश्नावली 10.1 में, ठीक है। जब 10.2 में आओगे ना तो बहुत सारे प्रमेय हैं, इनकी की मदद से हमें करना पड़ेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, खाली स्थान भरिए। हमें क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है। कह रहे हैं वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर, ठीक है। तो ये बहिर्भाग क्या होता है, ये अभ्यंतर क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये चित्र देखिए पहले, ये आपका वृत्त है, ठीक है। वृत्त के अंदर का है ये जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं अभ्यंतर। और ये जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है बाहर, इसे हम क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब अंदर, बाहर, बहिर का मतलब बाहर, ठीक है। वृत्त के अंदर के हिस्से को हम अभ्यंतर कहेंगे और बाहर के हिस्से को बहिर्भाग, ठीक है। अंग्रेजी में अभ्यंतर को बोलते हैं इंटीरियर और बाहर भाग को बोलते हैं एक्सटीरियर। सिंपल, तो समझ के करेंगे, रट के नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 कक्षा 9 गणित, पहला प्रश्न, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये वृत्त है मेरा, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, ये केंद्र है, केंद्र कहाँ होता है, अंदर। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, अंदर, और अंदर है तो आंसर क्या आ जाएगा, अभ्यंतर। आंसर क्या होगा, अभ्यंतर होगा, क्योंकि केंद्र अंदर होता है, बाहर नहीं, ठीक। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के किस भाग में स्थित होगा, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। समझिए पहले, ये एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ठीक है। कह रहे हैं एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी से त्रिज्या से भी अधिक हो। एक बिंदु हमें लेना है
जो त्रिज्या से भी अधिक दूरी पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ, और ये बिंदु P है मान लो। ये बिंदु कहाँ है? वृत्त के अंदर है या वृत्त के बाहर है? तो ये जो बिंदु है वो बाहर है। अगर बाहर है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहिर्भाग। क्या हो जाएगा? बहिर्भाग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ के करेंगे, रट के नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, ये वृत्त है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये केंद्र है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा नोट करके मैंने लिखवाया था। फिर बोले एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, देखो समझो पहले। देखो ये एक वृत्त है। ठीक है, कह रहे एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। व्यास क्या होता है? ये व्यास है। ठीक है, ये चाप है, यहाँ से लेकर तक। सिरे क्या बोला? व्यास, व्यास के सिरे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है त्रिज्या को दो समान हिस्सों में बांटता है, इधर वाला और इधर वाला समान हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से को अगर बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है तो आधा है, तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। इसे क्या बोला जाता है? अर्धवृत्त। तो क्या होता है? एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। जीवा मैंने लिख दिया है, किसके बीच का भाग होता है? ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी उसमें लिख रखा है पहले से ही। देखो वृत्तखंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो ये वृत्तखंड है, यहाँ केंद्र है, ये वृत्तखंड है ना बच्चों। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड ये एक चाप हुआ, यहाँ से लेकर, अगर इसका मैं नाम देता हूँ, ये चाप हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ? चाप हुआ। और ये क्या हुआ बेटा? जीवा हुआ। ये क्या हुआ? जीवा। और ये क्या हुआ? चाप। तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप। यहाँ से भी देखो, ये भी चाप हुआ और ये भी जीवा हुआ, जहाँ से भी लो, ऊपर से लो नीचे से लो। तो जो वृत्तखंड होता है ये फिर क्या हो जाता है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के बीच का हिस्सा गिरा हुआ क्षेत्र। तो क्या होता है? एक वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। जीवा और चाप के बीच का क्या होता है? भाग होता है। ये होता है वृत्तखंड। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हो? ठीक है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है ना, उसे आप कितने भागों में व्यवस्थित कर सकते हो? ये वृत्त है। ठीक है, जिस तल पर स्थित होता है ना, उसे हम मैक्सिमम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 टुकड़ों में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। कह रहे सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण दीजिए। कारण बताना है, मतलब जैसे सत्य सत्य लिखने से पहले उसके नीचे कारण देना है, उसके बाद सही गलत लिखना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये सही बात है, सत्य है कथन। क्यों? दूसरे का पहला, ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है। क्या है? केंद्र को वृत्त से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यही तो बोल रहे हैं, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सही कथन है। ठीक है, जो सही कथन है वो तो सही कथन है। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र होता है वो वृत्त के बीचों बीच होता है, ये भी हम जानते हैं। तो जो कथन सत्य है वो तो सत्य है, जो गलत है क्यों गलत है वो भी बताना है। ठीक है, एक वृत्त में
समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। मतलब परिमित जीवाएं होती है मतलब सीमित जीवाएं होती हैं। ठीक है, देखो जो वृत्त होता है वो छोटा बड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो सकता है। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित का मतलब कुछ 5, 10, 10, 15 कुछ जीवाएं ही होती हैं जो समान लंबाई की होंगी, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास वृत्त है, समान लंबाई की जीवा, यहाँ से यहाँ तक ये समान हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, ये भी समान हो सकता है, ये भी समान हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तो मेरा छोटा सा वृत्त है, वृत्त की कोई सीमा नहीं बोली इसने। वृत्त बहुत बड़ा हो सकता है, पृथ्वी से भी बड़ा वृत्त हो सकता है। तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए? असंख्य। आंसर इसका होना चाहिए था असंख्य। ठीक है, लेकिन इसमें परिमित का मतलब होता है, परिमित का मतलब होता है सीमित। परिमित का मतलब क्या होता है? सीमित, कुछ जिनको हम गिन सकते हैं। तो गलत है, इस वृत्त की असंख्य जीवाएं हो सकती हैं जो बराबर हो, ये हमारा आंसर होना चाहिए था, बट ये बोल रहे हैं परिमित, इसलिए गलत हो जाएगा। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग क्या होता है? दीर्घ चाप होता है। सो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, थर्ड पार्ट है, कह रहे हैं यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, ये वृत्त है, 3 बराबर चाप, 1, 2, 3, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप, बराबर है सबकी दूरी, यहाँ से एक चाप। ठीक है, कह रहे हैं यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ये जो प्रत्येक भाग है दीर्घ चाप होता है, ये हमें बोल रहे हैं। प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कैसे हो जाएगा? क्योंकि वृत्त के आधे से कम, ये हिस्सा है ना, केंद्र देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाओगे, ये केंद्र से जा रहा है, तो ये जो चाप है वो क्या है बच्चों? आधे से कम है। आधा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, और ये हिस्सा जो आ रहा है वो आधे से कम आ रहा है। आधे से कम भाग को अंतरित करने वाला जो चाप होता है ना, उसे हम लघु चाप कहते हैं। ये दीर्घ मतलब बड़ा हुआ, तो ये कैसा चाप है? ये लघु चाप है। ये क्या है? लघु चाप है। और ये बोल रहा है दीर्घ मतलब चाप होगा, दीर्घ का मतलब बड़ा होगा, तो ये कथन क्या हो जाता है? असत्य, क्योंकि इसे होगा, ये तो होगा लघु चाप। ठीक है, आधे से भी छोटा है, वो बोल रहा है दीर्घ चाप होगा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ठीक है, कह रहे वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होता है। सही कथन है। ठीक है, घुमा के दे रहा है एक ही इस चीज को। देखो, वृत्त की ये जीवा है, ठीक है, जो त्रिज्या के दुगने के बराबर है, तो उसे देख, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है, त्रिज्या से 2 गुनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये कथन सत्य है। ये जो कथन है बच्चों, वो क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, देखते हैं 5वां। मैंने आपको बताया त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, ये त्रिज्याखंड है। तो ये त्रिज्या बोला त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में जीवा तो पहली बात आती ही नहीं है। यहाँ कहीं पर जीवा दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है। जीवा यहाँ से यहाँ तक होता है, अगर इसको मैं मिलाता। त्रिज्यखंड में जीवा आता ही नहीं है। बोल रहा जीवा एवं संगत चाप के बीच का गुण होता है, नहीं, संगत चाप और त्रिज्या के बीच का होता है क्षेत्र, है ना। जीवा तो आता ही नहीं इसमें, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वृत्त एक समतल आकृति है, मैंने बोला था, बिल्कुल सही बात है ये कथन। छठा पार्ट जो क्या होगा? सत्य होगा। ये मेरा कागज क्या है? समतल है, और इस पर मैंने ये वृत्त बनाया। समतल का मतलब जिसकी कोई मोटाई ना हो, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले इस वृत्त के बारे में अच्छे से समझा, जाना, और उसके बाद ये जो प्रश्नावली 10.1 है उसको डिटेल में समझते हुए चित्र की सहायता से हमने हल किया है। बाकी सब कुछ सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।